नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आप जरा मुस्कुराइए कि आप छत्तीसगढ़ में हैं। जी हाँ, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसे भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। और ये वही छत्तीसगढ़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है। लेकिन इस छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की कितनी सुनी जाती है, आदिवासियों की कितनी मानी जाती है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए कई सालों से वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी संघर्ष को सुनने वाला कोई नहीं है। जब वे 350 किलोमीटर की पदयात्रा कर राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और राज्यपाल को एक पत्र देते हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों में फर्जी ग्राम सभा के द्वारा कोल खदानों का आवंटन कर दिया गया है, तो राज्यपाल एक पत्र लिखती हैं प्रदेश के मुख्य सचिव को और मुख्य सचिव उस पत्र को भेजते हैं जिले के कलेक्टर को। लेकिन राज्यपाल के आदेशों की, राज्यपाल के पत्र की अवहेलना कर दी जाती है। इतना ही नहीं, इसके बाद जब वे अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचते हैं, इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग जब पत्र जारी करता है तो उस अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्र को भी जिला प्रशासन अनदेखा कर देता है। और इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग को इसी सरगुजा जिले में अपनी सुनवाई आयोजित करनी पड़ती है। 4 नवंबर को अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के आने के बाद से परसा कोल ब्लॉक का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि उस रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक बार फिर से जिला प्रशासन को कहा है कि 3 ग्रामों का उन्होंने उल्लेख किया है और कहा है कि वहां पर 15 दिनों के अंदर फिर से ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्रामीणों की सुनी जाए और फिर उस ग्राम सभा से हमें अवगत कराई जाए। फतेहपुर, हरिहरपुर और घाट बर्रा वे जगह हैं जहां पर फर्जी ग्राम सभा की शिकायत की गई थी। ग्राम सभा की शिकायत की बात तो चली रही थी। 4 नवंबर को अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में एक उल्लेख यह भी किया गया है कि वहां पर एक मृतक था जिसका सिग्नेचर ग्राम सभा के रजिस्टर में दर्ज है। उस मृतक के सिग्नेचर की बात सामने आने के बाद एक बार फिर से कोल खदानों को लेकर जो कंपनी वहां पर काम कर रही है, वह कंपनी और उसके लोग सक्रिय हो गए और जिला कलेक्टर में एक व्यक्ति को लेकर घूमते हुए देखे गए, जिसको बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति तो जिंदा है। हालांकि वह व्यक्ति दूसरा है और उसी नाम के 2 व्यक्ति उस ग्राम पंचायत में हैं, जिसे लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे रिपोर्ट में जो चीज़ आई है वह यह बयां करता है कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसका वह हस्ताक्षर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कल एक विज्ञप्ति भी जारी हुई है। वह विज्ञप्ति कंपनी की ओर से है जिसमें कई तरह के दलीलें दी गई हैं। वह कंपनी विज्ञप्ति जारी कर रही है जो कि हजारों लोगों की बात नहीं सुनना चाहती, जिस कंपनी के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा है, जिस कंपनी के दबाव में पूरी सरकार ही काम कर रही है। इस मामले पर हमने विस्तृत चर्चा की है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से। वे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए हम सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक पत्र जारी किया है और वह पत्र है जिले के कलेक्टर के नाम, जी हाँ, सरगुजा जिले के कलेक्टर के नाम, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक को लेकर जो कटाई शुरू हुई और परसा कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर जो ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा को फर्जी बताया गया है। जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि वह ग्राम सभा फर्जी थी, उसकी जांच हुई। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर 4 नवंबर को अनुसूचित जनजाति आयोग ने कलेक्टर सरगुजा को एक पत्र जारी किया और कहा कि उन तीनों ही ग्राम पंचायतों जहां पर कि विरोध हुआ था, जहां के लोगों ने शिकायत की थी, जिनके नाम है फतेहपुर, हरिहरपुर और घाट बर्रा, इन तीनों ही जगहों पर 15 दिनों के अंदर फिर से ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा कराने के बाद आयोग को सूचित किया जाए। इसके पहले भी जिला प्रशासन को राज्यपाल ने इसी फर्जी ग्राम सभा के जांच के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल के पत्र को जिला प्रशासन ने नहीं माना और जांच नहीं किया। इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कई बार फर्जी ग्राम सभा को लेकर जांच करने हेतु कहा था, लेकिन उसमें भी जांच नहीं हुई। अंत में लगभग 1 माह पूर्व
अनुसूचित जनजाति आयोग ने अंबिकापुर में ही इसकी सुनवाई आयोजित की और इस सुनवाई में फर्जी ग्राम सभा को लेकर वहां के सरपंच, वहां के सचिव, साथ ही ग्रामीण मौजूद रहे, जहां पर सुनवाई में सबके कथन दर्ज किए गए और उस कथन जो दर्ज किए गए, इसके बाद जो परिणाम या तथ्य निकले, उसके आधार पर 4 नवंबर को अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक पत्र जारी किया। हालांकि इस पत्र को पहले जारी हो जाना था, लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग में जो सचिव हैं वे दस्तखत ही नहीं कर रहे थे, हस्ताक्षर ही नहीं करना चाहते थे इस रिपोर्ट पर, और अभी भी उन्होंने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अंत में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और वहां के सदस्यों ने यह पत्र 4 नवंबर को जारी किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार यह पूरा मसला क्या है और क्यों इनके जो सचिव हैं इस पत्र पर, जो कि फर्जी ग्राम सभा को प्रमाणित करता है, इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। सर, आपका स्वागत है खबरी चौक पर। नमस्कार। यह जो पूरा मामला है जो फर्जी ग्राम सभा का है, इसको लेकर जो तथ्य आए हैं आपके सामने और आप लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें क्या ऐसा है जिसको लेकर सिग्नेचर ही नहीं करना चाहते आपके सचिव? अनुसूचित जनजाति आयोग में 3/8/2021 को एक आवेदन आया था। आवेदनकर्ता थे मुंशी प्रसाद पोर्ते, कवल साय पोर्ते, मंगल साय और अन्य 41 लोगों के हस्ताक्षर किया हुआ एक आवेदन आया था। आवेदन सालही, फतेहपुर और हरिहरपुर के में जो ग्राम सभा का आयोजन हुआ था, उस ग्राम सभा जो वर्ष 2018 की बात है, उसमें जो ग्राम सभा हुई थी, उस ग्राम सभा का वो आवेदक पक्ष जांच कराना चाहता था। उनका कहना था कि जो भूमि व्यापवर्तन क्रमांक, एजेंडा क्रमांक 22 जो लिखा गया है, हम उसकी जांच कराना चाहते हैं। पूछताछ में और अपने कथन में उन्होंने इन सारे बिंदुओं पर स्पष्ट किया कि सालही, फतेहपुर और हरिहरपुर में जो ग्राम सभा का आयोजन हुआ था वर्ष 2017-18 में, उस वर्ष में जो जिला पंचायत के द्वारा जो एजेंडा भेजा गया था ग्राम सभा के लिए, वो 1 से 21 तक के उसमें क्रमांक थे और विभिन्न बिंदुओं पर उस पर चर्चा होनी थी ग्राम सभा में। सालही जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के उस समय के अध्यक्ष प्रधान राम और रनियाबाई तत्कालीन सरपंच और सचिव छत्रपाल टेकाम, इन सारे लोगों को आयोग में बुलाया गया। आयोग में आने के बाद उन्होंने अपने कथन तो दर्ज कराए, लेकिन अनावेदक पक्ष जो सरगुजा कलेक्टर, सूरजपुर कलेक्टर, राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी, ये जो अनावेदक पक्ष है, इनका आना कभी भी नहीं हुआ। इसमें 2 आवेदन आए थे। इसमें एक आवेदन में एसडीएम के द्वारा आकर के अपनी कथन दर्ज कराई गई थी आयोग में, लेकिन दूसरा जो ये आवेदन है प्रकरण क्रमांक 345, इस 345 में आकर के उन्होंने कभी भी अपना कथन दर्ज नहीं कराया और आवेदक पक्ष का कहना था, हमने महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखा, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए यहाँ सरगुजा जिले से 350 किलोमीटर का पैदल चल करके महामहिम से मिलना और इसी फर्जी ग्राम सभा की जांच कराने के लिए निवेदन करना था। महामहिम राज्यपाल ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और जिला सरगुजा में ये जो ग्राम सभा हुई, इन गांवों में इसकी जांच कराने के लिए बोला गया, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हुई। तब मजबूरन पुनः इन लोगों को आयोग में आना हुआ और उनका कहना था कि हमारा बार बार आयोग में आना होता है और अनावेदक पक्ष का कभी भी आना नहीं हो रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्पेशल उसके लिए मैसेंजर राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के लिए भेजा
और डाक के माध्यम से हमने उनको आहूत किया आयोग में, लेकिन कभी उनका आना नहीं हुआ। पुनः आवेदक पक्ष के द्वारा एक पत्र लिखा गया कि अब इसकी सुनवाई जिला मुख्यालय सरगुजा में कर दें तो शायद आ जाएंगे। इस बीच में 30/5 को स्थगन भी अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारी किया। जब वनों की कटाई हो रही थी तो सरगुजा संभाग के संभागायुक्त को पत्र लिखा गया कि यह प्रकरण हमारे यहाँ लंबित है और इसमें किसी भी प्रकार का विस्तार का काम न हो जब तक कि इसकी सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है। लगातार पत्राचार करने के बाद भी अनावेदक पक्ष इस पर रुचि नहीं दिखाया। मजबूरन अनुसूचित जनजाति आयोग को 10/9 को जिला सरगुजा के जिला पंचायत सभा कक्ष में सुनवाई के लिए पुनः पत्र जारी किया गया संभागायुक्त को और उसकी व्यवस्था भी कराने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के तरफ निर्देशित किया गया था। वीडियोग्राफी लिखा पढ़ी करने के लिए तमाम जो क्लर्कों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए संभागायुक्त को पत्र लिखा गया। लेकिन जब सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था उस समय न तो वीडियोग्राफी की व्यवस्था थी और न ही पर्याप्त दस्तावेज लेखक की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। अनावेदक पक्ष का आना हुआ। अनावेदक पक्ष में कलेक्टर के प्रतिनिधि, अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे और आवेदक पक्ष से जो थे वो लगभग 150 लोगों का आना हुआ था। उसमें अनावेदक के तरफ से सचिव घाटबर्रा और सचिव साली का भी आना हुआ। उनकी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर भी हुए और हस्ताक्षर के पश्चात सुनवाई प्रारंभ हुई, जिसमें कथन में छत्रपाल टेकाम ने इस बात को स्वीकार किया कि जो 1 से 21 तक का जो ग्राम सभा हुआ था उस ग्राम सभा की कार्यवाही संपन्न होने के बाद सचिव और ग्राम सभा के अध्यक्ष, सरपंच सभी ने दस्तखत कर दिए और उसके बाद उस दस्तावेज को लेकर के मैं उदयपुर के रेस्ट हाउस में चला गया। मुझे पूर्व में भी वहीं रखा गया था और बंधक बना करके 15 दिन से रखे थे। 22वां नंबर कॉलम मैंने वहीं पर लिखा है और लिख करके दस्तखत कराने के लिए हम सभी लोग सरपंच रनियाबाई के घर गए थे। सचिव का कहना है कि मैं ही बुलाने के लिए प्रधान राम को गया रात में और बुला करके सरपंच के घर में लेके आया और उनसे दस्तखत करने के लिए जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे, अपर कलेक्टर, एसडीएम, जनपद के सीओ, तमाम जो 7-8 लोग थे, वो जबरदस्ती उनसे दस्तखत कराना चाह रहे थे। अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया कि इसकी चर्चा ग्राम सभा में नहीं हुई है, इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और सरपंच महोदया को भी उस समय दबाव दिया गया, चूंकि वो महिला थी और डर करके अंदर चली गई। घर के अंदर उनका कहना था, ये कथन में उन्होंने दर्ज कराया है। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि ये जो 22वां नंबर जो कॉलम है भूमि विवर्तन का, वो बाद में जोड़ा गया और उसके दस्तखत कराने के लिए तमाम प्रयास किए गए। इसी तरीके से घाटबर्रा का जो आश्रित ग्राम है फतेहपुर और हरिहरपुर, ये दोनों में भी इसी तरीके से 22वां नंबर कॉलम जोड़ा गया है जो कूटरचित है और उसमें आंकड़ों में भी फेरबदल की गई है। जो उपस्थित सदस्य थे, ग्रामवासी थे, उनके कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है या संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका पालन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। एक तो सरगुजा जो पूरा संभाग है, सरगुजा जिला का ये अनुसूचित क्षेत्र है,
ऊपर से राज्यपाल का पत्र आता है जांच करने को तो भी जांच नहीं होता। आप लोग पत्र भेजते हैं इसके बाद भी जांच नहीं होता। आप लोगों ने स्थगन जारी किया, इसके बाद कटाई शुरू हो गई। और ऐसे कई चीजें हैं जो कि लगातार हो रही हैं। और इसके बाद 4 नवंबर को आप लोग पत्र लिखे हैं कि 15 दिनों के अंदर एक ग्राम सभा बुलाई जाए तीनों ही ग्रामों में, और इसके बाद हमें सूचित किया जाए। तो क्या लगता है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, या इस पत्र के बाद भी जिला प्रशासन कोई सूद नहीं लेगा इस विषय को लेकर? और इसी में एक मामला वो भी है आपके सचिव का कि जो दस्तखत नहीं करना चाहते। तो क्या लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका पालन अधिकारी नहीं करना चाहते? क्या इतना प्रेशर है उनके ऊपर, ऊपर के अधिकारियों का कहिए, नेताओं का कहिए, या फिर उन कंपनियों का, कि अधिकारी कोई कार्य ही नहीं करना चाहते? ये जो जनता के बीच का जुड़ा हुआ मसला है, जो वहां पर लगातार आंदोलन चल रहा है, उसको वो सुनना ही नहीं चाहते। सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूची में आता है और ये पेशा का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम करने से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लेना, ग्राम सभा की सहमति होना आवश्यक माना जाता है। यह जो प्रकरण छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग में लंबित था, जिसके लिए स्थगन जारी की गई थी, स्थगन में यह लिखा गया था कि जब तक इसकी सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का विस्तार का काम न हो। संभाग आयुक्त को इस बात को की गंभीरता को समझना चाहिए कि पेशा वाले इलाके में बगैर ग्राम सभा के किसी भी तरह की कार्यवाही, किसी भी तरह का खनन, किसी भी तरह का स्वीकृति, भूमि व्यापवर्तन, कटाई, कोई भी काम करना गैर कानूनी होता है। और इतने बड़े अधिकारी हैं, सारी चीजों को सिर नियम कायदे को जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो किस वजह से ये इसका पालन नहीं कर रहे हैं? महामहिम राज्यपाल ने जिस पत्र को प्रमुख सचिव को लिखा था और उनके द्वारा लिखे गए पत्र को भी नजरअंदाज करना, अब इस पर सारे जानकार लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या मामला है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल के पत्र को भी दरकिनार किया गया। फर्जी ग्राम सभा की जांच के लिए ग्रामवासी 350 किलोमीटर, महिला पुरुष छोटे बच्चे सबको लेकर के वहां तक जाना और अपनी बात को कहना, इस बात की गंभीरता को बताता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही 350 किलोमीटर ऐसे नहीं चले जाएगा। कुछ बात होगी, कुछ उनके बातों में दम होगा, कुछ उनके बातों में जायज बात होगी जिसकी वो पड़ताल कराना चाह रहे हैं। इसी बात के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग तो आदिवासियों के हितों का प्रहरी है। हमारा दायित्व था कि हम उसको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जो बात है उसके लिए अनुसूचित जनजाति आयोग जिला मुख्यालय तक आया और बातों को लिखा। बात लिखने के बाद, उनके कथन लिखने के बाद, उनके अधिकारी, उनके अधिवक्ता, आवेदक अनावेदक पक्ष के दोनों के लिखे और उनके सामने कथन दर्ज हुआ है। ग्राम पंचायत साली के सचिव का कहना कि मेरी अपहरण हुई थी, मेरे को बंधक बना करके रखा गया था। अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी के पहरेदारी में मुझे 15 दिन तक रखा गया। महिला सचिव जो सरपंच है रनियाबाई, उनका कहना है मेरे घर में रात में आकर के अधिकारियों ने धमकी दी कि धारा 40 में तुमको बर्खास्त कर देंगे, तुमको निलंबित कर देंगे, दस्तखत कराओ ग्राम सभा के अध्यक्ष से। नवल साय जो ग्राम सभा के अध्यक्ष बने हैं हरिहरपुर के, उनका वो पंच थे, उस समय निर्वाचित पंच थे। निर्वाचित पंच कभी भी ग्राम सभा का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। रघुनाथ सिंह का कहना है कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है। इस तरह की जो कथन है, इसके बाद इसको कूटरचित न माने तो फिर क्या माने हम? और इसी बात के लिए तो हमने अपने अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव को, जब ये सुनवाई हो गई, कंप्लीट हो गई, तो मैंने इसका दस्तावेज बना करके और उसको जारी करने के लिए बोला। इस बीच में जो 10वें महीने में पेड़ों की कटाई हुई है, उस पेड़ों की कटाई में
एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई आनन फानन में, क्योंकि ये रिपोर्ट आना था पिछले महीने के 15-16 तारीख को, और उस 15-16 तारीख के में कहीं उनको ऐसा लगा कि ये रिपोर्ट जो आना है उसके पहले जंगलों की कटाई कर दें। लक्ष्मणगढ़ का एक व्यक्ति का उस कटाई के दौरान मृत्यु हो गया है। आज तारीख तक प्रशासन उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, उसको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं हुई है, यहाँ तक कि उसको मृतक मान ही नहीं रहे। उसकी पत्नी चिंता सिद्धार्थ के खाते में 15 लाख रुपया आया है, ये भी जांच का विषय है कि पैसा आया कहाँ से, किसने दिया, क्यों दिया है। ये सारी बातों पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये फर्जी ग्राम सभा की जो बात है, फर्जी ग्राम सभा स्पष्ट रूप से सारे दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। दोनों सचिव गोपाल राम और छत्रपाल ने अपने हस्ताक्षर किए हुए सत्यापित प्रति आयोग में जमा किए हैं। उस राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी के अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे, अनावेदक पक्ष है, एसडीएम उदयपुर बैठे हुए थे, कलेक्टर और संभाग आयुक्त के प्रतिनिधि बतौर, फॉरेस्ट ऑफिसर के अधिकारी बैठे हुए थे। इनके सामने कथन हुआ और उस सारे कथन में एक ही बात सभी लोगों ने बोला कि 22वां नंबर जो एजेंडा है वो बाद में जोड़ा गया है। 22 नंबर के एजेंडे पर कभी भी किसी भी ग्राम सभा में चर्चा नहीं हुई, इसलिए हमने उसको फर्जी माना है। और हमारे आयोग के सचिव का दस्तखत नहीं करना, जब हमने सुनवाई की, सारे चीजों पे जानकारी हो गई और सचिव दस्तखत नहीं कर रहे हैं, ये भी इसकी सूचना हमने महामहिम राज्यपाल को उसी दिन, जिस दिन 4 तारीख को हमने इसको जारी किया है, उसी दिन हमने उनको मेल के माध्यम से अवगत भी करा दिया। अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तरदायित्व महामहिम राज्यपाल के प्रति होता है और हमने महामहिम राज्यपाल को अवगत करा दिया कि सचिव दस्तखत नहीं किए हैं। चूंकि हमको इस बात का संज्ञान हो चुका है कि ये ग्राम सभा फर्जी है, इसलिए हम इसको जनहित में जारी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने पूरी तरीके से अपनी बात को रखते हुए कहा कि जिला प्रशासन और प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वह पूरी तरीके से इस मामले को कहीं न कहीं अनसुना कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब परसा कोल ब्लॉक को लेकर वनों की कटाई शुरू हुई, जो लगभग अभी महीने भर पहले की बात है, जब वनों की कटाई शुरू हुई और वहां पर काफ़ी संख्या में प्रशासनिक अमला पहुंचा, पुलिस के लोग पहुंचे, तो आम लोग और पुलिस के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण घायल भी हुए। लेकिन आज तक उन ग्रामीणों से मिलने न तो कोई सरकारी नुमाइंदा पहुंचा, न ही जनप्रतिनिधि, जिनकी सरकार इस प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक, सांसद, कोई भी उन ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी ओर एक और हास्यास्पद पहलू है कि उस वन की कटाई करते समय एक व्यक्ति जो सरगुजा जिले का था वह मृत हो गया। वन की कटाई मतलब पेड़ों की कटाई कर रहा था और पेड़ उसके ऊपर गिर गए और वह मृत हो गया। मृत होने के बाद होना तो यह चाहिए कि यदि किसी कंपनी के लिए पेड़ काटने के लिए वह व्यक्ति आया है या किसी ऐसे कार्य में वह व्यक्ति आया है तो उस पूरे मामले में मुआवजा प्रकरण तैयार करना था। मुआवजा प्रकरण तैयार होता, चाहे प्रशासन के लोग कंपनी से ही पैसा लेकर, मुआवजा लेकर, चेक लेकर उस व्यक्ति के परिवार को वह मुआवजा या चेक सौंपते, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर सारे चीज़ मौखिक होते हैं। इस सरकार में जितनी भी प्रक्रिया है वह पूरी मौखिक रूप से चल रही है। जो व्यक्ति मृत हुआ उसकी पत्नी को, जो विधवा उसकी पत्नी थी, उसे ले जाकर 15 लाख रुपए कैश दे दिए गए। अब आप जरा सोचिए कि वह 15 लाख रुपए कहाँ से आया? किसी कंपनी ने दिया, जिला प्रशासन ने दिया या किसने दिया? अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और कई लोग उस व्यक्ति के घर भी पहुंचे और उस महिला का बयान भी दर्ज किया। महिला ने बताया कि बैंक का मैनेजर मेरे घर में आया और उसने मेरा खाता खोल दिया और उस खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए गए हैं। और यह जो पूरा मामला है जिला प्रशासन पर कई सवाल खड़ा करता है कि क्या जिला प्रशासन आम जनों की बिल्कुल सुनना नहीं चाहती? क्या जिला प्रशासन केवल पूंजीपतियों के दबाव में है? क्या जिला प्रशासन नेताओं के दबाव में है जो संवैधानिक रूप से काम करना नहीं चाहती? जिला प्रशासन को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन इन मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से हमारी और बात हुई। उन्होंने क्या कहा, इसे भी आप सुनिए।
नियम तो यही कहता है कि पुलिस बल को डिप्लॉय करने से पहले उसका जो राशि है वो खजाने में जमा होना चाहिए और उसको पर्याप्त वजह बतानी चाहिए कि किस वजह से जा रहे हैं। वो दस्तावेज जो जिस मकसद के लिए पुलिस फोर्स का उपयोग किया जा रहा है, वन अमला का उपयोग किया जा रहा है, प्रशासनिक अमला को का उपयोग कराना चाह रहे हैं, उसके दस्तावेज वहाँ पर जमा होना चाहिए। और जिस काम के लिए सरकारी अमला या प्रशासन के इनको जाना होता है, वो दस्तावेज लेकर के जिम्मेदार अधिकारी जाते हैं कि हम इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि हमको किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए और वनों की कटाई के लिए वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदार वन अधिकारी इस दस्तावेज को आयोग में भी तो दिखा दें। हमने भी तो उनसे पूछा कि आपने जिन वनों की कटाई की है, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो वन पर्यावरण का नियम है कि एक पेड़ के बदले उससे 20 गुना पेड़ लगाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ों को लगा कर के आप आए हैं क्या? और किन जंगलों में लगाया, किस स्थान पर लगाया है, किस नर्सरी में उन पौधों को तैयार की गई है, इन सारे चीज़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। जिन पुलिस फोर्स को वहाँ पर ले जा कर के रखे थे, उनको जख्मी हुए, तो जख्मी होने के बाद उनके इलाज में क्या किस कारण से पुलिस गई थी वहाँ पर? मृतक लक्ष्मण किसके आदेश पर और किसके मास्टर रोल पर काम कर रहा था, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके पत्नी को जो राशि दी गई है, वो नगद राशि किसने दिया? क्यों दिया गया है? ये अगर लक्ष्मणगढ़ का वह जो अ, सिदार व्यक्ति जो मृतक है, अगर वो शासकीय काम में गया था तो सरकार को उसके उसके आर्थिक मदद की बात करनी चाहिए, उसके क्षतिपूर्ति की बात करनी चाहिए और कानूनन उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये लुक-छिप करके उसके खाते में 15 लाख रुपया डालना भी एक तरह से गैर कानूनी है। प्रदेश में विष्णु सरकार का सुशासन है। कहा जाता है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से कानून की व्यवस्था है, जिस तरीके से जिला प्रशासन और प्रशासनिक अमला काम करता है, यूं कहिए कि मौखिक आदेश पर सारे काम हो जाते हैं। परसा कोल ब्लॉक के लिए वनों की कटाई शुरू की जाती है और मांगने पर आदेश की कॉपी नहीं दिखाई जाती। मतलब सीधी सी बात है कि मौखिक आदेश दिया गया ऊपर से और जिला प्रशासन ने पूरे पुलिस बल को वहां पर भेज दिया। इसके बाद दूसरा एक और मामला आता है कि उस वनों की कटाई के दौरान एक व्यक्ति जो सरगुजा जिले का था, एक व्यक्ति ही सरगुजा जिले का था जो मृत हुआ। इसके अलावा कई अन्य भी लोग वहां पर मृत हुए हैं उस वनों की कटाई में। केवल एक मामला नहीं था मृतक का, वनों की कटाई के दौरान कई लोग मृत हुए जो दूसरे राज्यों के भी थे। लेकिन एक व्यक्ति जो सरगुजा जिले का था, खासकर उसी उदयपुर का था जहां पर वनों की कटाई हो रही थी, उसकी मृत्यु के बाद नियम तो यह था कि यदि कंपनी के लोग ने उसे कटाई के लिए लाया था तो जिला प्रशासन को चाहिए था कि कंपनी से एक चेक लेती मुआवजा के रूप में और उस मुआवजा के चेक को जिला प्रशासन ले जाकर उस मृतक के परिवार को देती। लेकिन 15 लाख रुपए उस मृतक की जो पत्नी है उसका खाता खुलवाया जाता है और खाता भी वो मृतक की पत्नी बता रही है। हम लोगों ने बात किया जाकर तो मृतक की पत्नी बता रही है कि मेरे घर में बैंक का मैनेजर आया था और वो खाता खुलाया घर में और इसके बाद मेरे खाते में पैसा डाल दिए गए। तो भैया पैसा किसने डाला? चेक से पैसा जारी होना था तो पता चलता कि किस कंपनी ने दिया। तो किसी के खाते में 15 लाख रुपए यूं ही डाल दिए जाते हैं। मतलब पूरी व्यवस्था जो है, पूरा प्रशासनिक अमला जो है, पूरी सरकार जो है वह मौखिक आदेश पर काम कर रही है। दूसरी ओर एक मामला है जो 4 नवंबर को अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक पत्र जारी किया हो, लिखित में है। तो मेरा जिला प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम मौखिक में बहुत सारे काम हो रहे हैं, एक आध काम लिखित आदेश पर भी हो जाना चाहिए। जो 15 दिनों का समय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिया है कि वहां पर फिर से ग्राम सभा बुलाई जाए, लोगों की बात सुनी जाए और 15 दिवस के बाद हमें अवगत कराया जाए कि आखिरकार क्या हुआ। क्या जिला प्रशासन मौखिक आदेश पर ही सारे काम करती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार उस व्यक्ति के खाते में 15 लाख कहां से आया। क्या
2 नंबर और 1 नंबर का जो मामला चलता है पूरे भ्रष्टाचार की दुनिया में, बोला जाता है कि 2 नंबर की कमाई है, 1 नंबर की कमाई है। तो आखिरकार वो 15 लाख किसने दिया? किसी कंपनी ने दिया, जिला प्रशासन ने दिया, किसने दिया? यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा चीज उसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है कि आप अंबिकापुर के जिला हॉस्पिटल बोलिए या मेडिकल कॉलेज बोलिए, वहां पर यदि कोई मृत होता है किसी दुर्घटना में या मारपीट के मामले में, तो उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को वहां पर संघर्ष करना पड़ता है। सवेरे के 9-10 बजे से पहले वहां पर पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति का जो लकड़ी की कटाई के दौरान मृत हो गया था, उसका पोस्टमार्टम सवेरे के 6:30-7 बजे कर दिया जाता है। तो मेडिकल कॉलेज को भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी के लिए एक मापदंड क्यों नहीं है? क्यों सभी का पोस्टमार्टम सवेरे 6:30-7 बजे तक नहीं किया जाता और लोग परेशान रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और 10 बजे पोस्टमार्टम होता है। तो ये जो पूरी सरकारी अमला है, पूरा प्रशासनिक अमला है, इसे लेकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो परसा कोल ब्लॉक का मामला है, कई तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब देने से हमेशा सरकार के लोग तो बचते ही हैं, प्रशासनिक अमला भी बचता है। खासकर जिले के जो कलेक्टर साहब हैं, वो तो मीडिया से बात ही नहीं करना चाहते, वो तो मीडिया को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो सवाल लेकिन पूछा जाएगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा सवाल यूं ही पूछा जाता रहेगा कि आखिरकार यह सब जो पूरे मामले आए हैं कैसे हुए, क्यों वनों की कटाई हुई, जो व्यक्ति मरा उसके खाते में 15 लाख उसकी पत्नी खाते में कैसे आए, सारे सवालों का जवाब हम लेते रहेंगे। आप यूं ही देखते रहिए खबरें चौक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।